विद्यार्थी मित्रों, पार्ट 1 वीडियो में हमने बैंक के मुख्य कार्य के बारे में अभ्यास किया। अब आता है पार्ट 2। इसके अंदर हम सीखे जा रहे हैं बैंक के गौण कार्य। बैंक के गौण कार्य में पहला है ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार संभालना। ये बैंक का कार्य है कि ग्राहकों के वित्तीय कार्य संभालना या वित्तीय व्यवहार संभालना। तो इसमें हमको समझाना है कि ग्राहक जो होता है वह दो प्रकार से बैंक में उसका मुख्य कार्य होता है, या दो प्रकार के ग्राहक होते हैं। पहला है बचत देने वाला। एक ग्राहक ऐसा होता है जो अपनी बचत बैंक को देता है, और दूसरा जो ग्राहक है वो बैंक से रकम प्राप्त करता है। तो ऐसा दो तरह के ग्राहक बैंक में होते हैं, और बैंक के माध्यम से ये दोनों वित्तीय व्यवहार करते हैं। आपको उदाहरण से बताया जाए कि जैसे कोई व्यक्ति है ए नाम का, तो ए नाम का व्यक्ति अगर मान लो चेक लिखता है बी व्यक्ति को, बराबर, ए व्यक्ति को बी व्यक्ति के प्रति भुगतान करना है। ए चेक लिखेगा और बी को भुगतान करेगा। तो ऐसे में यहाँ पर व्यवहार कौन कर रहा है? ए और बी। लेकिन जब चेक लिखा जाएगा तो ए की बैंक भुगतान करेगी और बी की बैंक पैसा वसूल करेगी या रकम वसूल करेगी। तो यहाँ पर रोल किसका आया? बैंक का। तो इस तरह से ये वित्तीय व्यवहार किसने किया? बैंक ने किया। जबकि ग्राहकों ने एक दूसरे को चेक लिख करके अपना हिसाब पूरा किया, लेकिन भुगतान और वसूली बैंक के द्वारा हुई। ए की बैंक ने भुगतान किया और बी की बैंक ने वसूल किया। तो ये चेक द्वारा जो व्यवहार होता है ये बैंक द्वारा जो है इसका लेन देन होता है। इसके अलावा वित्तीय व्यवहार में जैसे बिजली का बिल, खातेदार है उसका बैंक में खाता है तो बिजली का बिल वह बैंक के द्वारा पेमेंट कर सकता है। फोन का बिल, बीमा प्रीमियम की रकम बाई चेक दे सकता है। रकम ट्रांसफर करना है एक बैंक से दूसरे बैंक में, उसको पेमेंट ट्रांसफर करना है। तो बैंक द्वारा ग्राहक की तरफ से किया जाने वाला ये सब कोई भी कार्य है वो बैंक द्वारा हो सकता है। आप देखते हैं कभी जैसे आप राशन की दुकान पर गए या दवा की दुकान पर गए, आपने वहां से वस्तु खरीदा और वस्तु खरीद कर आपने पेटीएम किया। तो आपने पेटीएम किया तो आपने उसको कैश तो दिया नहीं, लेकिन पेमेंट आपने किससे किया? नेट बैंकिंग का उपयोग आपने किया। तो वो बैंक का ही लेन देन हो गया एक तरह से। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार को संभालने का काम किसका है? वो बैंक का है। अब आता है दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है चलन विनिमय संबंधी व्यवहार। अब चलन विनिमय संबंधी व्यवहार, ये व्यवहार कैसा है? यह आयात निर्यात व्यापार पर आधारित है। तो आयात का मतलब हुआ विदेश से हम वस्तु मंगाते हैं वो आयात हुआ, और हमारे देश से हम वस्तु को निर्यात करते हैं भेजते हैं वो हमारा निर्यात हुआ। तो इस तरह विदेश व्यापार के अंतर्गत जो है चलन विनिमय संबंधी व्यवहार जो होता है उसका देखरेख या उसका कार्य, उससे संबंधित कार्य बैंक द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर विदेशी मुद्रा अस्तित्व में रहती है। तो विदेशी मुद्रा है जैसे अमेरिका का डॉलर है और उसके बाद भारत का रुपया है, तो दोनों में तालमेल कैसे बैठेगा? तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आरबीआई द्वारा अनुमति प्राप्त बैंकें विदेश व्यापार से संबंधित दस्तावेज मंगाने और भेजने का सेवा देती हैं। भारत की जो बड़ी बैंक है आरबीआई, उसने कुछ बैंकों को जो है अनुमति प्रदान किया है कि वह विदेश व्यापार के अंतर्गत वह व्यवहार कर सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी बैंकें विदेश व्यापार से संबंधित दस्तावेज मंगाने और भेजने का सेवा देती हैं, और ऐसी बैंकों में जाकर के पैसे का भुगतान या एक्सचेंज भी किया जा सकता है। जैसे अमेरिकन डॉलर है उसको रुपया बनाया जा सकता है, रुपया है उसको अमेरिकन डॉलर बनाया जा सकता है। तो जिस तरह से मुद्रा की जरूरत हो उस तरह का मुद्रा का परिवर्तन भी किया जा सकता है। किस तरह से चलन विनिमय संबंधी व्यवहार, ये भी कार्य किसका आता है? बैंक का आता है। और कौन सा कार्य कहा जाएगा? ये बैंक का गौण कार्य कहा जाएगा। अगला पॉइंट आता है साख पत्र। अब साख पत्र के बारे में हम बताएं तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो साख पत्र क्या है उसके बारे में जान लीजिए।
एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को संबोधित करके लिखा गया पत्र। आपसे पूछा जाए कि भाई साख पत्र यानी क्या, तो एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को संबोधित करके लिखा गया पत्र जो होता है वह साख पत्र कहा जाता है। साख पत्र में होता क्या है, तो यहाँ पर दर्शित व्यक्ति, जो भी व्यक्ति का नाम दर्शाया हो ABCDXYZ, तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर दर्शाया हो वह निश्चित समय में निश्चित रकम चुकाएगा। यह विश्वास कौन दिलाता है? बैंक। अब आप उदाहरण से समझिए कि आप भारत में रहते हैं और आप किसी अमेरिका की कंपनी से आप व्यापार करना चाहते हैं और आप बहुत ही जो है आपके पास पैसे की व्यवस्था है, आप सद्धर व्यक्ति हैं, आप पेमेंट करने में भी सक्षम हैं, तो ये विश्वास आप उस कंपनी को दिलाना चाहते हैं। तो क्या कंपनी आपकी बात मानेगी अमेरिका में रहने वाली? नहीं। उसको क्या पता आप कैसे व्यक्ति हो या कैसे नहीं हो, तो वो आपकी बात का विश्वास नहीं करेगी। तो फिर क्या होगा, तब हमारे यहाँ की जो बैंक है वह हमारे क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए सामने वाले व्यक्ति को विश्वास दिलाएगी। अब सामने वाले व्यक्ति को विश्वास क्या दिलाएगी कि भाई जो यह व्यक्ति है XYZ नाम का जो व्यक्ति है वह निश्चित समय पर निश्चित रकम का भुगतान आपको कर देगा, इसलिए आप इसको जो भी माल या जो भी वस्तु चाहता है उसे भेज दीजिए। मान लो 5 लाख की डील करना है तो आप 5 लाख का पेमेंट उसे कर दीजिए, 5 लाख की वस्तु दे दीजिए और आपको पेमेंट मिल जाएगा। अगर बैंक इस तरह का पत्र लिखती है उस विदेशी बैंक को या बैंक ऑफ अमेरिका को, तो उस समय वह बैंक इस बात को या वह व्यापारी आपकी उस बात को तुरंत मान लेगा और आपको तुरंत वह 5 लाख का माल तुरंत आपको सप्लाई कर देगा। तो इस तरह से जो साख पत्र है, ये साख पत्र के द्वारा विदेश व्यापार के अंतर्गत हमें वस्तु को मंगाने में और वस्तु को खरीदने में सरलता होती है और बैंक हमारी क्या करती है, गारंटी देती है। अब बैंक गारंटी कैसे देती है, तो बैंक ऐसे गारंटी नहीं दे देगी। मान लो बैंक ने गारंटी दे दिया कि भाई ये आपको अमुक तारीख को अमुक पैसा आप पेमेंट कर देगा, नहीं पेमेंट करेगा तो हम पेमेंट करेंगे, ऐसी गारंटी बैंक ने दे दिया और आपने बैंक को पेमेंट ही नहीं किया, तो ऐसे में उसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? बैंक की, और बैंक को नुकसान होगा। तो इस वजह से साख पत्र देते समय बैंक क्या करेगी, बैंक जितनी रकम की साख आपको दे रही है 5 लाख 10 लाख, उतनी रकम आपसे पहले क्या करेगी, जमा करा लेगी अपने बैंक अकाउंट में। वह उतनी रकम पहले आपसे जमा करा के फिर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट प्रदान करेगी, अथवा उतनी रकम की जमानत अपने पास बैंक रख लेगी। यानी 10 लाख की आपकी वैल्यू है, 5 लाख की वैल्यू है, ऐसी कोई भी जमानत आपको बैंक में जमा कर देना पड़ेगा, ताकि कभी आप पेमेंट ना कर सको तो बैंक उस जमानत या उस रकम से पैसा अपना प्राप्त कर सके। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि साख पत्र क्या है और इसका उपयोग क्या है और ये बैंक कार्य किस तरह से करती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर 2 पॉइंट और बाकी रह जाता है ये साख पत्र के विषय में, कि साख पत्र से क्या होता है, व्यापार में सरलता हो जाती है। कैसे कि जिस तरह से हमें किसी बाहर से या विदेश से माल मंगाना हो और अगर हम उसको विश्वास न दिला पाए तो हमको माल नहीं मिलेगा तो वो विश्वास हमारी तरफ से कौन दिला देती है, बैंक दिला देती है। इस वजह से हमारा व्यापार क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। दूसरा, दोनों पक्षों में विश्वास का संपादन हो जाता है। सामने वाला व्यापारी मुझे जानता है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं और मैं भी जानता हूं कि सामने वाला व्यापारी अच्छा व्यक्ति है, तो दोनों का विश्वास संपादन कराने का काम किसने किया, बैंक ने किया। और बैंक इस सेवा के बदले कमीशन भी लेती है। अगर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक दे रही है तो उसके बदले में बैंक आपसे कमीशन भी प्राप्त करती है। तो इस तरह से बैंक का ये कार्य गौण कार्य है और वो गौण कार्य है लेटर ऑफ क्रेडिट देना। अब आता है नंबर 4, चौथा नंबर है ट्रेवलर चेक देना। ट्रेवलर चेक देना, इसके अंदर आपको ये समझना है कि आजकल या वर्तमान परिस्थिति में कहें तो लोगों का आना जाना, देश विदेश में आना जाना अधिक हो गया है। वो व्यापार के कार्य से या किसी अन्य कार्य से हमेशा उनका कहीं न कहीं आना जाना लगा रहता है। अब अगर मान लो एक देश से दूसरे देश में यात्रा करने जाना है
एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने जाना है, तो ऐसी परिस्थिति में पैसे को साथ में लेकर घूमना ये जोखिम वाला है। या पैसे को चोरी होने का डर है, पैसे को खोने का डर है, और ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसा कुछ बनाव बनता है तो उस समय बहुत बड़ी मुश्किल या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बैंक इसके लिए भी सेवा देती है। और वो बैंक कौन सी सेवा देती है? तो बैंक द्वारा चेक की सुविधा दी जाती है। आपको विदेश जा रहे हैं, 1 लाख रुपए आपको वहां चाहिए या 10 लाख रुपए आपको चाहिए, तो आप 10 लाख रुपए बैंक में जमा करिए और बैंक आपको उसके बदले में चेक देगी। और वो चेक पर आपका जो चेक देगी वो आपके नाम के अकाउंट से देगी आपको, और अकाउंट में आपका एक स्पेसिमेन सिग्नेचर होगा, आपकी नमूने की सही होगी, और वो चेक लेकर आप अपने पास रखिए। और चेक आपका सुरक्षित है, उसमें कोई भी तरह की तकलीफ नहीं है। और जब आप संबंधित स्थान पर पहुंच जाएं, तो या संबंधित बैंक शाखा में पहुंच जाएं, जैसे आप विदेश गए थे, विदेश में जिस शाखा का चेक था उस शाखा में आप पहुंच जाएं, तो आप अपने उस नमूने की सही स्पेसिमेन सही सिग्नेचर करेंगे और चेक देंगे बैंक को, तो बैंक आपको तुरंत पेमेंट कर देगी। और जब बैंक आपको तुरंत पेमेंट कर देगी तो आपको रास्ते का जो जोखिम था आपका टल गया, और आपका पेमेंट, आपको पैसा जहां चाहिए वहां पैसा आपको जाकर के मिल गया। तो ये सबसे अच्छी सुविधा, बैंक आपके जोखिम को कम करती है और बदले में आपको ट्रैवलर्स चेक द्वारा आपकी सेवा देती है या एक कार्य करती है जो बैंक का गौण कार्य कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में एटीएम की सुविधा हो जाने से ट्रैवलर्स चेक का प्रमाण कम हो गया है। जब एटीएम है तो आप एटीएम कहीं भी पैसा कहीं भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे में आपको ट्रैवलर्स चेक की जरूरत कम पड़ जाती है। तो कुल मिलाकर के एटीएम की वजह से ट्रैवलर्स चेक का उपयोग अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, और अगला पॉइंट हमारा है डिमांड ड्राफ्ट की सेवा, जिसको हम कहते हैं डीडी, डिमांड ड्राफ्ट की सेवा है ये। तो बैंक हमको डीडी की सेवा भी देती है, डिमांड ड्राफ्ट की सेवा देती है। ये क्या है? तो एक बैंक द्वारा अन्य बैंक की शाखा को लिखित चेक, एक बैंक द्वारा अन्य बैंक की शाखा को लिखित चेक जो दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? उसे कहा जाता है डिमांड ड्राफ्ट या डीडी की सेवा। आप लोग जानते हैं, जैसे आप परीक्षा संबंधी आपको कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, बोर्ड से मान लो आपको चाहिए, वहां कुछ आपको पेमेंट जमा करना है, या आप कई बार नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और नौकरी में हो जाता है कि भाई आप 500 रुपये का डीडी भेजें, डिमांड ड्राफ्ट भेजें, तो आप क्या करते हैं, नौकरी में आवेदन के साथ और वहां बैंक का नाम लिखा रहता है, तो उस बैंक में जाते हैं और उस बैंक में जाकर के उसमें जिस व्यक्ति के नाम का या जिसके नाम का डीडी बनवाना होता है उसका नाम लिखा होता है। तो आप जैसे सेक्रेटरी के नाम से है तो सेक्रेटरी के नाम से वहां का आप डीडी बनवाते हो अपने एसबीआई बैंक में जाकर के। और जैसे एसबीआई बैंक में गए, आप डीडी के लिए क्या करेंगे, आवेदन करेंगे, वहां पर आप व्यक्ति के नाम का उल्लेख करेंगे और धन का भुगतान का आदेश भी करवाएंगे। तो ये काम आप करते हैं बैंक में जाकर के, बैंक आपको डीडी बना देगी। डीडी कैसा रहेगा, चेक जैसा रहेगा, और फिर आप उसको उसी आवेदन के साथ भेजते हैं और सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली संस्था आपके उस डीडी से पैसों को बैंक में क्या करती है, भुना लेती है, पैसे को वह प्राप्त कर लेती है। तो अगर एक तरह से हम कहें तो डिमांड ड्राफ्ट की जो सुविधा है वह एक सुरक्षित माध्यम है। सुरक्षित माध्यम इसलिए है कि आपका यहाँ भी पैसा कहीं गिरने खोने का कोई डर नहीं है, और आपने डीडी बना के भेजा, डीडी उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके नाम से आपने बनवाया था, तीसरे व्यक्ति को उसका पेमेंट मिलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बैंक से निवेदन करना पड़ता है, उसके लिए बैंक में एक आवेदन पत्र भरना पड़ता है। उस आवेदन पत्र में आप व्यक्ति के नाम का उल्लेख करते हैं, रकम का उल्लेख करते हैं, और साथ में बैंक कमीशन भी होता है। जैसे मान लो आपने 500 रुपए का डीडी बनवाया तो उसने बोला कि 25 रुपया कमीशन भी होगा, तो आपको 500 प्लस 25 रुपया, यानी आपको कमीशन के साथ वहां कितना देना पड़ेगा, 500 रुपया आपका चार्ज हुआ और 25 रुपया आपका कमीशन का हुआ। तो कुल मिला के आप 525 रुपए आप देंगे तो आपको 500 रुपए की डीडी बना के दिया जाएगा, और 25 रुपया बैंक क्या करेगी, कमीशन के रूप में प्राप्त कर लेगी। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट या डीडी की सेवा,
या डिमांड ड्राफ्ट की सेवा के रूप में इसको जाना जाता है। तो इस तरह आपको परिभाषा कैसे देना चाहिए? डिमांड ड्राफ्ट अर्थात किसी एक बैंक द्वारा अन्य बैंक की शाखा को लिखित चेक या लिखा गया चेक, उसको क्या कहेंगे? डीडी कहेंगे। अब इसी में एक परिभाषा और बनती है कि अपने ही शहर में भुनाया जा सके अगर ऐसा दस्तावेज बैंक प्रस्तुत करे तो उसे क्या बोलते हैं? पे ऑर्डर। जैसे अहमदाबाद में है और अहमदाबाद में ही आपको डीडी बनवाना है, तो शहर एक है, तो एक ही शहर में आपको अगर लेन देन करना है तो उसे हम डीडी नहीं कहेंगे, उसे क्या बोलेंगे? हम पे ऑर्डर कहेंगे। तो जो दो चीज यहाँ क्लियर होता है, एक डिमांड ड्राफ्ट और दूसरा आपका क्लियर होता है पे ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, छठा पॉइंट है और ये भी गौण कार्य है, बैंक के साथ संबंध ग्राहक की साख की जानकारी देना। इसके बारे में समझिए, बैंक के साथ संबंध ग्राहक की साख की जानकारी। आपको पता है कि जब बैंक में अकाउंट खुलवाया जाता है तो बैंक का जो अकाउंट होल्डर है, जो बैंक का ग्राहक है, वो बैंक के साथ व्यवहार सभी अपना व्यवहार करता है। पैसे निकालना, पैसे जमा करना, बैंक में बैलेंस करना, तो बैंक उसके क्रेडिट की जानकारी प्राप्त करती है कि ये व्यक्ति कितना सद्धर है या ये व्यक्ति कितना समृद्ध है। उसकी पता चलता है, क्योंकि आपके खाते में हमेशा 50,000 बैलेंस पड़ा रहता है, आपका पेमेंट समय समय से हो जाता है, आपको कोई पेनल्टी नहीं भरनी पड़ती है, ये सारी चीज बैंक को मालूम पड़ती रहती है। तो इस वजह से ग्राहक की आर्थिक सुदृढ़ता की जानकारी किसको रहती है? बैंक को रहती है। तो बैंक जानती है कि मेरा यह ग्राहक जो है सुदृढ़ है या संपन्न है, उसको पता रहता है। अब बैंक लोगों का विश्वास प्राप्त करती है, तो जिस तरह से बैंक का लोगों में विश्वास है, कि लोगों का विश्वास बैंक में है, उसी तरह से बैंक अपने ग्राहक पर भी एक विश्वास बनाती है कि नहीं, ये मेरा ग्राहक सही है और इसका पेमेंट कभी फ्लॉप या कभी फेल नहीं जाता है। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि बाजार में बैंक द्वारा दी गई जानकारी अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। अब आपको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। जैसे आप किसी व्यापारी के यहाँ गए और उसके यहाँ आपको 2 लाख का माल लेना है, तो आप उस व्यापारी को कहेंगे कि भाई मैं आपको 2 लाख का माल आप मुझे दो, आपको मैं 15 दिन में पेमेंट कर दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा बैंक में है, अभी कुछ प्रॉब्लम है और मैं 15 दिन में पेमेंट कर दूंगा आपको। तो आप उसे लिख कर दे दो, बोल कर दे दो, 10 बार बोलो, पूरा दिन बोलो, वो आपकी बात को मानने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपकी बात को विश्वास नहीं करेगा। तब क्या होगा? तब फिर आपको अपनी बैंक में जाना पड़ेगा, और बैंक आपकी सुदृढ़ता को जानती है कि आप संपन्न व्यक्ति हो। तो ऐसे में बैंक आपकी तरफ से जो है एक प्रमाण पत्र दे सकती है, और वो प्रमाण पत्र कौन सा होगा? संपन्नता का प्रमाण पत्र होगा, जिसको कहते हैं सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। तो अगर बैंक ने आपको संपन्नता का प्रमाण पत्र दे दिया और बैंक ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, हमारा ये ग्राहक जो है बहुत ही वैल्यूएबल है और बहुत ही संपन्न है, इसके साथ व्यवहार करना उचित है, तो उसी प्रमाण पत्र के आधार पर आपको तुरंत सामने वाला व्यक्ति 2 लाख या 10 लाख का माल भी आपको पेमेंट करने को या देने को तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो विश्वास का संपादन हुआ, ये किसने करवाया? बैंक ने करवाया। क्यों? क्योंकि बैंक पर लोगों का विश्वास है और बैंक आप पर विश्वास कर रही है, और इस तरह से बाजार में बैंक द्वारा दी गई जानकारी भी क्या होती है? अधिक विश्वसनीय होती है। इस वजह से उस संपन्नता के प्रमाण पत्र का एक वैल्यू होता है, और उसके आधार पर आपका कोई भी व्यवहार, कोई भी रुका हुआ आर्थिक काम आराम से निकल जाता है। अब आते हैं नंबर 7वां कार्य है जमानती दलाल के रूप में सेवा। जमानती दलाल के रूप में सेवा, इसके बारे में आप समझेंगे। तो इसके बारे में जैसे कई बार क्या होता है, कोई नई कंपनी है और मार्केट में उसको शेयर प्रकाशित करना है या शेयर उसको जो है भरपाई करवाना है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को थोड़ा भय रहता है कि मान लो उसको चलो 10 करोड़ रुपया चाहिए। अब 10 करोड़ रुपए शेयर की वो पूंजी बाजार में से एकत्र करना चाहती है, तो कंपनी तो नहीं है, उसको ज्यादा लोग जानते नहीं है, तो हो सकता है उसको 10 करोड़ रुपया ना मिल पाए। अगर उसको पैसे नहीं मिल पाए या उसकी पूंजी भरपाई ना हुई तो कंपनी को परेशानी खड़ी होगी। क्या परेशानी खड़ी होगी? कंपनी अपने धंधों को शुरू नहीं कर पाएगी, और ऐसी स्थिति में
जब कंपनी को परेशानी होगी तो उस स्थिति में वह कंपनी के शेयर को भरपाई करवाने के लिए या अपनी पूंजी को भरपाई करने के लिए और भय से मुक्त होने के लिए वो किसी बैंक का सहारा लेगी। और बैंक ये सेवा देती है जो उसके गौण कार्य के रूप में आता है, और वो काम उसका है कि बैंक क्या करेगी, उसकी जमानत लेगी। तो बैंक क्या जमानत लेगी, तो बैंक दो तरह से जमानत लेती है। बैंक उसको कहेगी कि मैं अगर आपकी 10 करोड़ की पूरी रकम अगर भरपाई नहीं हुई तो सारा का सारा शेयर हम खरीद लेंगे, यानी तुम्हारा 10 करोड़ जो है पूरा पूरा भरपाई हो जाएगा। तो ये गारंटी किसी ने दिया, बैंक ने दिया, और बैंक उसका शेयर खरीदने को तैयार है। तो ये क्या हुआ, ये जमानती के रूप में बैंक सेवा उसको दे रही है, जमानती एजेंट के रूप में, बांयधरी एजेंट के रूप में बैंक उसको सेवा दे रही है। अथवा लघुत्तम रकम, जैसे मान लो 10 करोड़ है, उसमें से 6 करोड़ भरा गए, 4 करोड़ बाकी रह गए, तो वहां पर बैंक बोलेगी कि ठीक है, आपका 4 करोड़ जो बचेगा बाकी का उसको हम लोग खरीद लेंगे। तो इस तरह से अब जब ये जमानत मिल जाएगी, किसको मिल जाएगी, कंपनी को, तो कंपनी क्या हो जाएगी, भय मुक्त हो जाएगी। अब कंपनी का डर निकल गया, अब टेंशन नहीं है कि अब जब भी हमारा शेयर भरपाई होगा, बाजार में निकलेगा तो पूरा पूरा भरपाई होगा और हमारा धंधा आराम से चलेगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से बैंक जमानती दलाल के रूप में सेवा देती है, और उस सेवा के बदले में वह क्या करती है, कंपनी से कमीशन प्राप्त करती है, जिसको बोलते हैं बांयधरी कमीशन प्राप्त करती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जमानती दलाल के रूप में भी सेवा कंपनी के बैंक के गौण कार्य के रूप में आता है। और अंतिम पॉइंट इसका है, वो पॉइंट अंतिम है, अन्य संबंधित सेवाएं। इसके अलावा बैंक की और भी गौण सेवाएं हैं, जैसे एटीएम की सुविधा प्रदान करना, शेयर बाजार में खाता खुलवाने के लिए डीमैट अकाउंट की व्यवस्था करना, लोगों के दस्तावेज या कीमती वस्तुओं को रखने के लिए बैंक में सेफ डिपॉजिट वॉल्ट की व्यवस्था करना। इसके अलावा लोगों को क्रेडिट कार्ड देना, आपके खाते में बैलेंस नहीं है फिर भी आप मैक्सिमम रकम ले सकते हो, ऐसी व्यवस्था करना। उसके अलावा डेबिट कार्ड उपलब्ध कराना। तो ये अन्य काम भी सब बैंकों के गौण कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भाग 2 में हमारा कंपनी का गौण कार्य पूरा होता है। इस तरह अब तक हमने बैंक का अर्थ और बैंक के कार्य में बैंक के मुख्य कार्य और बैंक के गौण कार्य, इनके बारे में हमने चर्चा किया। और अब इसके पार्ट 3 में हम आगे बैंक में जो खातों के प्रकार होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।